मेरा नाम काजल है और मेरा संबंध एक गांव से है। मेरी ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी कि किस तरह मेरे ताऊजी गांव की लड़कियों के बाल काटने के नाम पर आधी रात को उनके साथ छत पर जाते। जब सच्चाई खुलकर मेरे सामने आई तो मेरी आत्मा कांप गई थी, क्योंकि सच्चाई उससे कहीं ज़्यादा भयानक थी जो साफ नज़र आ रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। रात का अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था, सिर्फ छत से टिमटिमाती हुई रोशनी नज़र आ रही थी। आज की रात मुझे मौका मिल गया था कि मैं अपनी जिज्ञासा को दूर कर सकती थी और यह जान सकती थी कि आखिर ताऊजी आधी रात को छत पर करते क्या हैं। हर बार ताईजी की पहरेदारी इतनी सख्त हुआ करती थी कि मैं चाहकर भी सीढ़ियों की तरफ जा नहीं पाती थी, और कभी कभी तो मुझे ताईजी पर हैरानी होती थी कि कैसे वह ताऊजी को किसी भी कुंवारी लड़की के साथ रात की तन्हाई में अकेले छोड़ सकती हैं। लेकिन आज की रात ताईजी पता नहीं कहाँ थी, पर मैं आसानी से सीढ़ियों तक पहुँच गई थी। मेरे ताऊजी कुछ देर पहले ही गांव की नई बालिग होने वाली लड़की सीमा को लेकर छत पर चले गए थे, और अब वह पूरे 2 घंटे से पहले नीचे नहीं आने वाली थी। किंतु 2 घंटों में ताऊजी लड़की के साथ क्या करते थे और छत पर क्या क्या होता था, यही सब जानने की मुझे जिज्ञासा थी। कहने को तो मेरे ताऊजी पैसे से एक नाई थे, लेकिन उनका काम और काम करने का तरीका मेरे लिए बहुत ही हैरान कर देने वाला था। और आज की रात मुझे ये जानकर रहना था कि आखिर ताऊजी सिर्फ बालिग होने वाली लड़कियों के ही बाल क्यों काटते हैं, और वह भी आधी रात को छत पर अकेले में। न ताईजी कभी खुद छत पर जाती हैं, न लड़की के घर वालों में से किसी को साथ जाने दिया जाता है। मैं आधी सीढ़ियाँ चढ़ चुकी थी और इस रात से पर्दा उठने ही वाला था कि ताऊजी निशा के साथ क्या करने वाले हैं, कि पीछे से मेरी ताईजी की गर्जदार आवाज़ ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। हमेशा डरी सहमी और धीमे लहजे में बात करने वाली ताईजी की पहली बार मैंने ऐसी आवाज़ सुनी थी कि मेरी जान निकल गई थी। जैसे ही मैंने पलटकर देखा तो वह मेरे सर पर आ चुकी थी और मेरा हाथ पकड़कर गुस्से में मुझे खींचकर नीचे ले आई थी। उनका अंदाज ऐसा था जैसे वह मुझे कच्चा चबा जाएंगी। वह गुस्से से मेरे बाजू को दबोचते हुए पूछ रही थी कि मैं ऊपर कहाँ जा रही हूँ। मैंने हकलाते हुए ताईजी से कह दिया कि मुझे नीचे घबराहट हो रही थी, इसलिए मैं छत पर जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर ताईजी ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहने लगी, क्या तुम जानती नहीं हो आज निशा अपने बाल उतरवाने के लिए आई है? फिर तुमने छत पर जाने के बारे में सोचा भी कैसे? क्या तुम अपने ताऊ का काम बंद करवाना चाहती हो? क्या तुम जानती नहीं हो तुम्हें और तुम्हारी माँ को तुम्हारे ताऊजी ने पाला है? तुम्हारे बाप के मरने के बाद से तुम्हारे ताऊजी ने तुम्हारी सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले रखी है और तुम हो कि उनके काम के पीछे पड़ गई हो। तुम्हारे ताऊ बिल्कुल भी नहीं चाहते कि जब वह काम करे तो कोई उन्हें बीच में परेशान करे, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। इसलिए मैं भी कभी ऊपर जाने की कोशिश नहीं करती। बेहतर है कि आज के बाद तुम भी मत जाना आधी रात के वक्त, और इस तरफ नज़र ना आ जाना, वरना अच्छा नहीं होगा और फिर मैं तुम्हारे ताऊजी को तुम्हारी शिकायत करूँगी। ताईजी की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि ताऊजी से तो वैसे ही मुझे डर लगता था, और फिर उनकी अजीबोगरीब करतूत की वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। अगर ऐसे में ताईजी उनसे मेरी किसी तरह की कोई शिकायत करती तो मेरे लिए और परेशानियां खड़ी हो जाती। मैंने फ़ौरन ही ताईजी से माफ़ी मांगी और कहा कि आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। ताईजी ने मुझे नरमी से कहा कि अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मैंने सही मौका समझा और अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। कमरे में आकर भी मेरे दिमाग में यही बात घूम रही थी कि आखिर ताऊजी को बाल उतारते वक्त इतनी तन्हाई की भी क्या ज़रूरत थी कि वह किसी तीसरे की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जब के गांव का दूसरा नाई वो बीच चौराहे पर अपनी कुर्सी डालकर बैठा रहता था और आधे गांव के बीच लोगों के बाल काटता था। उसे तो ना ही किसी तरह की तन्हाई की ज़रूरत थी और ना ही किसी के आने जाने से कोई परेशानी थी। लेकिन मेरे ताऊजी तो अलग ही तरह के नाई थे। दूसरों के ताऊ तो उनकी भतीजी से लाड़ प्यार करते थे, मगर मेरे ताऊजी तो सिर्फ़ और सिर्फ मुझ पर पाबंदियाँ लगाया करते थे। हर बात पर बस यही कहते कि अब तेरा बाप मौजूद नहीं है तो इसलिए तू मेरी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ 13 साल की थी और इतनी कम उम्र में भी मेरे ताऊजी मुझ पर ऐसे रोक टोक करते थे जैसे कि मैं कोई जवान लड़की हूँ।
और न ही मैं उनकी अनुमति के बगैर घर से बाहर निकल सकती थी और न ही किसी के घर जाने के बारे में सोच सकती थी। मुझे स्कूल से लाने ले जाने का काम भी ताऊजी खुद ही किया करते थे। कभी कभी तो मुझे ताऊजी पर इतना गुस्सा आता कि मेरा दिल चाहता कि किसी तरह मैं उनसे अपनी जान छुड़वा लूं, लेकिन ताऊजी से तो मेरी जान भी नहीं छूट सकती थी, क्योंकि उनका नाई का काम था ही इतना अजीब कि कभी कभार महीने में एक बार वो बाल काटा करते थे, और वह भी हमारे ही घर की छत पर। बाकी सारा वक्त तो वह घर पर पड़े रहते और मुझ पर नज़र रखते हैं। मेरे पापा बहुत पहले हमें छोड़कर ऊपर वाले के पास चले गए थे, इसलिए मेरी जिम्मेदारी मेरे ताऊजी के कंधों पर ही थी, और इसी वजह से ताऊजी मुझ पर अपना पूरा हक समझते थे। ऐसा नहीं था कि ताऊजी कोई कुंवारे मर्द थे, बल्कि वह तो एक शादीशुदा आदमी थे। उनकी शादी को 15 साल होने वाले थे। ताई जी भी हमारे साथ ही रहा करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों वह इतनी डरी सहमी सी नज़र आती थी, जैसे उन्हें किसी बात का कोई डर हो। जबकि मेरी माँ बहुत ही हंसने बोलने वाली औरत थी और ताऊजी के साथ भी बिल्कुल नॉर्मल रहती थी। ना ही उन्हें ताऊजी से डर लगता था और ना ही वह ताऊजी से झिझकती थी। जबकि ताऊजी के आगे तो ताई जी की जान निकलती थी। ताऊजी से नज़र मिलाकर बात तक नहीं कर सकती थी, बल्कि खामोशी से उनके हर हुक्म के आगे सर झुका देती थी। शायद इसकी वजह ये भी थी कि शादी के 15 साल बाद भी उनकी गोद खाली थी। वो ताऊजी को औलाद न दे सकी थी। जो भी था, मुझे अपने ताऊ एक आंख नहीं बहाते थे, क्योंकि उनकी वजह से मेरा बचपन भी जवान लड़कियों की तरह गुजर रहा था। और जैसे जैसे मुझे समझ आई और पता चला कि मेरे ताऊजी क्या काम करते हैं, तो मैं हैरान रह क्योंकि मेरे ताऊजी मर्द होकर भी मर्दों के बाल नहीं काटा करते थे, बल्कि वह तो लड़कियों के बाल काटते थे, और वह भी ऐसी लड़कियों के जो बालिग हो जाया करती थी। ये बात मेरे लिए बहुत हैरान करने वाली थी, और जब से मुझे इस बात का पता चला था, मेरे अंदर जिज्ञासा सी पैदा हो गई थी कि ताऊजी ऐसा क्यों करते हैं। कई बार मैंने सोचा कि ताऊजी को किसी लड़की के बाल काटते हुए देखूंगी, लेकिन ताऊजी का तो तरीका ही बिल्कुल अलग था। वह आधी रात को बालिग लड़की को घर बुलाते हैं और उसे अपने साथ छत पर ले जाते और वहां ले जाकर उसके बाल काटते थे। सारे गांव में ये मशहूर था कि ताऊजी जिस भी लड़की के बाल काटते हैं, उसकी जवानी बहुत खूबसूरत होती है और उसके नसीब जाग जाते हैं, क्योंकि उस लड़की की शादी किसी बहुत ही अच्छी जगह पर हो जाती है। इसलिए लोग खुशी खुशी अपनी जवान लड़कियों को ताऊजी के पास लाया करते थे, ताकि उनकी बेटियों की किस्मत बदल जाए। लेकिन यह बात मेरी समझ से बाहर थी कि ताऊजी से बाल कटवाने से किसी लड़की के नसीब कैसे बदल सकते हैं, और वह भी आधी रात को अकेले में। कई बार मैंने इस हकीकत को जानने की कोशिश की कि ताऊजी लड़की के बाल किस तरह काटते हैं और आधी रात को छत पर ही क्यों ले जाते हैं, लेकिन कभी भी मुझे ये जानने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जब भी ताऊजी किसी लड़की के बाल काटने के लिए छत पर ले जाते, तो ताई जी सीढ़ियों पर पहरेदारी करना शुरू कर देती थी और किसी को छत पर न जाने देती। मेरी सहेली रिया बालिग हुई तो गांव की दूसरी लड़कियों की तरह उसे भी ताऊजी के पास लाया गया। मैं यह सोचकर खुश हो गई कि चलो रिया से अगली सुबह इस बारे में बात करूंगी, तो मुझे पता चलेगा कि ताऊजी ने उसे छत पर ले जाकर उसके बाल कैसे काटे। लेकिन अगले दिन जब वह स्कूल आई तो वह बिल्कुल खामोश थी। मेरे सवाल करने पर भी उसने कोई जवाब न दिया, बल्कि सारा वक्त गुमसुम सी क्लास में बैठी रही। मैं हैरान थी कि इतनी शरारती और चुलबुली रिया को अचानक से क्या हो गया है। घर आकर यही बात मैंने माँ से कही तो माँ हंसकर कहने लगी, बेवकूफ़, अब वह बालिग हो गई है और ऐसे में लड़कियों में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाते हैं। शायद इसलिए वह भी अपनी माँ के कहने पर चुपचाप बैठी हो। अब तो उसके सर पर बाल भी नहीं है, शायद इसलिए झिझक रही होगी। माँ की बात सुनकर मैं संतुष्ट हो गई थी। बाकी 14 साल की रिया बहुत ही अजीब सी लग रही थी और क्लास के सब बच्चे भी उसे लगातार चिढ़ा रहे थे। हो सकता है वो शर्मिंदगी के मारे सारा वक्त खामोश रही हो, मगर मुझे क्या पता था कि उसकी खामोशी के पीछे क्या राज है। जब कुछ वक्त तक यही सिलसिला चलता रहा तो मैंने चोरी चुपके छत पर जाने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन हर बार ताई जी आगे आ जाती हैं या फिर माँ ही मुझे डांट कर कह दिया करती कि अपने ताऊजी के काम में दखलंदाजी ना किया करो।
तुम्हारे ताऊजी ही हैं जिन्होंने तुम्हारे पापा के मरने के बाद हमारा पेट पाला। वह अगर तुम्हें डांटा भी करते हैं तो बर्दाश्त कर लिया करो, क्योंकि वह हमारा भला ही चाहेंगे। शुरू में मुझे माँ की ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ एक विधवा औरत थी जिसे पूछने वाला और कोई नहीं था। नाना नानी मर चुके थे और मेरे मामा जी दूसरे शहर में रहते थे। उन्होंने कभी पलटकर हमारा हाल तक नहीं पूछा था। ऐसे में ताऊ जी ही थे जो हर वक्त माँ के साथ खड़े रहे थे। यहाँ तक कि अपनी शादीशुदा होने के बाद भी उन्होंने मेरे और मेरी माँ के खर्चे में कभी कोई रुकावट नहीं डाली थी, बल्कि वह तो अपने परिवार से बढ़कर हमारा ख्याल रखते और ताई जी को भी हमारे साथ रहने पर कोई ऐतराज़ नहीं था। यही वजह थी कि माँ उन दोनों पति पत्नी को सर आँखों पर बैठा कर रखती थी। सारे गांव वाले भी ताऊ जी की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि ताऊ जी एक बहुत ही नरम मिजाज इंसान थे। पर उनकी सारी डांट मेरे लिए ही थी, लेकिन माँ का कहना था कि इसमें भी उनकी मोहब्बत छुपी हुई है। वह औलाद हैं, इसलिए वे औलाद की कमी को मुझसे पूरी करना चाहते हैं। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे भी ये बात अच्छी लगी कि अगर ताऊ जी का सहारा हमारे साथ न होता तो शायद हम दोनों माँ बेटी आज इस गांव में बेसहारा और मोहताजी की ज़िंदगी गुजार रहे होते। जिस रात मैंने ताई जी से वादा किया था कि मैं कभी दोबारा ताऊ जी के काम में टांग नहीं अड़ाऊँगी, उस रात के बाद से मैंने कभी छत पर जाने का सोचा भी नहीं। मैं डर गई थी कि अगर ताई जी ताऊ जी से मेरी शिकायत कर देती तो मैं और मेरी माँ कहाँ जाती। ताऊ जी का काम पहले की तरह ही चल रहा था। कभी महीने में तो कभी 1.5 महीने में कोई न कोई लड़की बालिग होकर हमारे घर आती और ताऊ जी के साथ खामोशी से ऊपर छत पर चली जाती थी। ताई जी सीढ़ियों के आसपास ही रहती। 2 घंटों के बाद जब वह लड़की छत से उतरकर वापस नीचे आती तो ताऊ जी उसके काफ़ी देर बाद ही नीचे आते और उनकी हालत काफ़ी अजीब सी नज़र आती। और इस बात के बारे में भी मुझे उस वक्त पता चला जब एक रात में मटके से पानी पीने के लिए आंगन में आई और ताऊ जी को सीढ़ियों से उतरते हुए देखा। ताऊ जी का हुलिया बहुत ही अजीब लग रहा था। उनका सांस भी फूला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत मेहनत का काम करके नीचे आए हों। ताऊ जी हमेशा काले रंग की धोती बांधकर ही लड़कियों के बाल काटने छत पर जाते थे, लेकिन जब वह नीचे उतरे थे तो उनके कपड़े भी बदले हुए थे। न ही उन्होंने धोती बांधी होती थी और न ही उनके शरीर पर कुर्ता मौजूद था। बहुत हाँफते काँपते सीढ़ियाँ उतरते थे, जैसे बहुत ही ज़्यादा थक गए हों और उनके लिए चलना भी मुश्किल हो रहा हो। और फिर मुझे याद आया कि जब भी ताऊ जी किसी लड़की के बाल काटते तो पूरा दिन कमरे में बंद रहते थे और ताई जी को भी कमरे में जाने की अनुमति नहीं थी। आखिर 2 घंटे बाल काटने के बाद ताऊ जी इतना भी कैसे थक जाया करते थे कि सारा दिन कमरे से नहीं निकला करते थे। और फिर उस वक्त उन्हें चलता देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह खेत में हल जोत कर आ रहे हों। ताऊ जी को देखते ही मैं छुप गई थी और ताऊ जी अपने कमरे में चले गए थे। हमेशा की तरह अगले दिन ताई कमरे से बाहर थी और ताऊ जी कमरा बंद करके सो रहे थे। मेरे स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए उन्हें मेरी भी फिक्र नहीं थी। और माँ भी गांव में किसी की तबीयत पूछने के लिए गई हुई थी कि तभी मैं किसी काम से बाहर किचन में गई तो मैंने ताई जी को दुपट्टे में छुपकर आंसू बहाते हुए देखा। यह पहली बार था जब मैंने ताई जी को इस तरह रोते हुए देखा था। मैं फ़ौरन भागकर ताई जी के पास गई और पूछा कि क्या हुआ है। ताई जी आप क्यों रो रही हैं? मेरी बात सुनकर ताई जी ने जल्दी से अपने आंसू दुपट्टे के पल्लू से साफ़ कर दिए और कहने लगी, नहीं पगली, मैं कहाँ रो रही हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैं अच्छी तरह जानती थी कि ताई जी रो रही थी और इसी बात ने मुझे न सिर्फ दुखी कर दिया था बल्कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई थी कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से ताऊ जी से छुप छुप कर रोना पड़ रहा है। मुझे ताऊ जी से और नफ़रत का एहसास हो रहा था कि शायद ये ताऊ जी ही हैं जिनकी वजह से ताई जी छुप छुप कर आंसू बहा रही थी। उस दिन के बाद से मैं ताई जी पर नज़र रखने लगी थी। जब भी ताऊ जी किसी लड़की के बाल काट कर सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आते तो उनके चेहरे पर थकान के असर साफ दिखाई देते। और अगले सारे दिन मेरी ज़िंदगी में भी वह दिन आ गया जब मैं भी जवान हो गई। उस दिन मेरी माँ ने मेरा माथा चूमा और कहने लगी, मैं चाहती हूँ गांव की सभी लड़कियों की तरह तेरे ताऊ के हाथों तेरी किस्मत भी चमक जाए। माँ की बात सुनते ही मेरी जान निकल गई।
अब माँ मुझे भी बाल कटवाने के लिए ताऊजी के हवाले करने जा रही थी। 14 साल की उम्र में गंजी होना मेरे लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात थी। मैं ये सोचकर परेशान थी कि गांव की दूसरी लड़कियों की तरह मुझे भी सबके मजाक का निशाना बनना था। मैंने माँ के आगे हाथ जोड़ दिए और माँ से कहा कि मैं किसी भी हाल में बाल नहीं उतरवाना चाहती हूँ। मेरा इनकार सुनकर माँ ने जोर से कहा कि क्या तुम नहीं जानती कि तेरे ताऊजी की वजह से कैसे गांव की लड़कियों की किस्मत बदल जाती है। जिसके भी बाल आज तक तेरे ताऊजी ने काटे हैं, कुछ ही दिनों में उनकी शादी बहुत धूमधाम से और बहुत ही अच्छी जगह पर हुई है। ऐसे ही तो गांव वाले अपनी बेटियां तेरे ताऊजी के हवाले करके नहीं जाते। जब वह तेरे ताऊजी के इस काम से इतना फ़ायदा उठा सकते हैं तो फिर हम घर वाले क्यों नहीं। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी माँ ने ताऊजी को बुलाया और ताऊजी से कहा कि आज की रात आपको अपनी भतीजी के बाल उतारने हैं। यह सुनकर ताऊजी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया और कहने लगे कि क्या अपनी काजल भी बालिग हो गई है। माँ ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ, अब काजल की बारी है कि हम इसकी धूमधाम से किसी अच्छी जगह शादी करें, और अगर इसके बालों पर आपका हाथ लग गया तो गांव की दूसरी लड़कियों की तरह इसकी किस्मत भी चमक उठेगी। यह कहकर माँ ने मुझे ताऊजी के साथ छत पर भेज दिया। छत पर जाते ही मैंने ताऊजी से मिन्नत की कि वह मेरे बाल ना काटें, क्योंकि मैं गंजी नज़र नहीं आना चाहती थी। कुछ देर बाद ताऊजी अपनी धोती बांधे मेरे आगे बैठे। उसके बाद ताऊजी मेरे करीब आए और मेरी जान निकल गई। और फिर जैसे ही ताऊजी ने मेरे सर पर हाथ रखा तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ताऊजी ने मुझे अपने करीब किया और अपने सीने से लगाया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दम घुट जाएगा, क्योंकि ताऊजी ने मुझे बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। और फिर मुझे एहसास हुआ कि ताऊजी के गर्म गर्म आंसू मेरे गालों पर गिर रहे हैं। मैं हैरान हो गई कि ताऊजी क्यों रो रहे हैं। काफ़ी देर बाद जब ताऊजी ने मुझे खुद से अलग किया तो उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं और आंसुओं से उनका चेहरा भीगा हुआ था। और फिर ताऊजी की बात ने मेरे होश उड़ा दिए। रोते हुए कहने लगे, काजल, मैं तेरे बाल नहीं काट सकता, मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। तू मेरे भाई की निशानी है और तेरी चाहत मेरे घर की छत है। ताऊजी की बात सुन मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी, लेकिन ताऊजी के शब्दों ने मुझे चौंकाने पर मजबूर कर दिया था। मैंने ताऊजी से कहा कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। ताऊजी ने कहा, तुम वापस अपनी माँ के पास चली जाओ और उनसे कहना कि ताऊजी मेरे बाल नहीं काट सकते। मैं उल्टे कदमों सीढ़ियाँ उतरकर माँ के पास चली आई और माँ को सब कुछ बता दिया। यह सुनकर माँ ताऊजी के कमरे की तरफ चल दी। मैं भी माँ के साथ ही थी। जब हम कमरे में गए तो ताऊजी ताईजी के कदमों में बैठकर रो रहे थे और ताईजी से माफ़ी मांग रहे थे। ताईजी भी सिसक सिसक कर रो रही थी। यह सब देखकर माँ भी परेशान हो गई और उन दोनों से पूछा कि आखिर मामला क्या है। मुझे भी तो कुछ पता होना चाहिए। काफ़ी देर आंसू बहाने के बाद ताऊजी ने एक ऐसा राज हमारे सामने खोला जिसे सुनकर हमारी आत्मा तक कांप उठी कि ये कैसे मुमकिन था कि मेरे ताऊजी ऐसा कोई काम करते थे जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। ताऊजी ने रोते हुए बताया कि आज से कई साल पहले की बात है। ताऊजी गांव के चौधरी के खास थे और वह सिर्फ चौधरी साहब के ही बाल काटा करते थे। गांव के चौधरी अय्याश तरह के आदमी थे और उनकी फितरत ताऊजी को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन ताऊजी की मजबूरी थी कि उन्हें यहाँ नौकरी करनी पड़ रही थी। और फिर एक दिन गांव के चौधरी ने ताऊजी को अपनी नौकरी से निकालकर एक नया काम सौंप दिया। गांव के चौधरी ने सारे गांव में ये बात मशहूर कर दी कि ताऊजी के हाथ में जादू है और वह जिसके भी बाल काटते हैं उसकी किस्मत संवर जाती है। यहाँ तक कि गांव के चौधरी की ज़मीनें भी फलने फूलने लगी हैं। और ये इसलिए ही हुआ है क्योंकि ताऊजी उनके बालों पर हाथ लगाते हैं। सारे ही गांव वाले अनपढ़ और सीधे साधे लोग थे। उनके लिए तो गांव के चौधरी की कही हर बात सही होती थी और गांव के चौधरी ने इस बात की बहुत ज़्यादा चर्चा की तो गांव वालों ने आंखें बंद करके इस बात पर यकीन कर लिया। और फिर चौधरी साहब ने अपने खास नौकरों के जरिए ये बात भी फैला दी कि अगर मैं किसी बालिग लड़की के बाल काटूंगा तो उसकी किस्मत बदल जाएगी और उसकी शादी बहुत अच्छी जगह होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चौधरी साहब ने ये सब क्यों किया है। चौधरी साहब ने मुझे लाखों रुपए देने का वादा किया था और कहा था कि मुझे बस गांव की जवान होने वाली लड़कियों के बाल उतारने हैं। मुझे लगा कि इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। और फिर जब गांव वाले ये सोचकर
मेरे पास अपनी नई बालिक बेटियों को मेरे पास लाने लगे कि उनकी किस्मत बदलने लगी, तो मैं भी खुशी खुशी रात के अंधेरे में उनके बाल उतार दिया करता और बदले में चौधरी साहब मुझे हज़ारों रुपए दे देते। कई सालों तक ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा और फिर जब मेरी शादी तुम्हारी ताई जी से हुई तो पहली रात मेरे सामने यह राज खुला कि मैं जिन लड़कियों के बाल काटता हूँ उनके साथ चौधरी साहब क्या खेल खेलते हैं, और यह जानकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। लेकिन मैं चौधरी साहब के इस गंदे खेल में बुरी तरह फंस चुका था और मैं चाहकर भी खुद को नहीं बचा पाया था और आज तक मैं उनके इस खेल का शिकार हूँ। चौधरी साहब को कम उम्र की नई नई जवान लड़कियों के साथ अपनी हवस पूरी करने का शौक़ था और गांव में इस बात को बहुत ज़्यादा छुपाया जाता है कि कोई लड़की कब जवान हुई है। इसलिए चौधरी साहब ने ये खेल रचाया और लोग उनकी बातों में आ गए। जवान होने वाली लड़की जैसे ही मेरे पास आकर अपने बाल कटवाती थी तो चौधरी साहब को इस बात की खबर हो जाती कि अब वह ये लड़की नई बालिग हुई है और वह उसके साथ अपनी हवस पूरी करने के लिए कोई न कोई खेल रचाकर उसे अपनी हवेली बुला लिया करते थे। गांव की हर बालिग लड़की उसके गंदगी और तिरस्कार का शिकार बनी थी और तुम्हारी ताई जी भी उन्हीं लड़कियों में से एक थी। और इस बात का राज शादी की रात तुम्हारी ताई जी ने मेरे सामने खोला था। लेकिन उस वक्त तक मैं पूरी तरह चौधरी साहब के काम में फंस चुका था कि चौधरी साहब ने मुझे ब्लैकमेल किया था कि अगर मैंने किसी के सामने भी ये बात खोलने की कोशिश की तो वह बिल्कुल भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे बल्कि मुझे ही चरित्रहीन ठहरा देंगे। इस डर से मैंने न ही कभी चौधरी साहब का काम छोड़ा और न ही कभी तुम्हें अकेले घर से बाहर जाने की अनुमति दी, क्योंकि मैं जानता था कि उनकी नज़र कितनी गंदी और ख़राब है। तुम्हारी ताई जी बहुत अच्छी तरह जानती थी कि जिन लड़कियों के बाल मैं काटता हूँ उनके साथ चौधरी साहब क्या करते हैं, इसलिए वह छुप छुप कर रोया करती और मैं खुद भी कई घंटे रोने के बाद ही नीचे आता था, क्योंकि मैं इस गंदे काम में शामिल नहीं होना चाहता था। चौधरी साहब ने मुझे खास काले रंग की धोती दी थी और कहा था कि लड़की के बाल काटते वक्त यही धोती पहना करो ताकि लोगों को लगे कि वाकई तुम कुछ खास करते हो, जिसकी वजह से लड़कियों की किस्मत बदलती है। चौधरी साहब लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाने के लिए कुछ ही महीनों बाद उसकी शादी अपने किसी मासूम नौकर से करवा देते और उस नौकर को ढेर सारा पैसा भी देते। इस तरह उस लड़की की ज़िंदगी संवर जाती। चौधरी साहब के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए अपनी अय्यासी पर आंख बंद करके पैसा लुटा रहे थे और मैं उनके हाथों की कठपुतली बन चुका था। लेकिन मैं तुम्हारे बाल काटकर चौधरी साहब को ये खबर नहीं पहुंचाना चाहता था कि तुम भी जवान हो चुकी हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस तरह तुम भी उनके जुल्म से नहीं बच पाओगी। ताऊ जी की ये बात सुनकर मैं और माँ रोने लगे थे। हमें तो इस चीज़ की कुछ खबर ही नहीं थी। माँ दूसरे गांव से शादी होकर यहाँ आई थी, इसलिए उन्हें भी चौधरी साहब के बारे में कुछ पता नहीं था। मुझे तो ताऊ जी का अपने ऊपर नज़र रखना और उनका हमेशा पाबंदियाँ लगाना हमेशा बुरा लगता था। लेकिन अब मैं सोच रही थी कि ताऊ जी मुझसे कितनी मोहब्बत करते थे कि जो मुझे चौधरी साहब से बचाने के लिए इस कदर कोशिश करते रहे थे। ताऊ जी ने हमसे वादा किया कि वह मेरी इज्जत पर आंच नहीं आने देंगे और न ही आइंदा गांव की दूसरी लड़कियों की बर्बादी का जरिया बनेंगे। ताऊ जी ने रोते हुए माँ और ताई जी से कहा कि अपना सामान बांध लो, हम इस गांव को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे और जाने से पहले मैं गांव के मास्टर के नाम एक खत लिख जाऊंगा जिसमें मैं सारी हकीकत लिख दूंगा। गांव के मास्टर एक समझदार आदमी हैं, खामोशी से गांव वालों को ये बात समझा देंगे और ये किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मैं, माँ, ताई जी और ताऊ जी कोई भी नहीं जानता था कि आगे हमारी मंजिल क्या है। ताऊ जी ने कदम बढ़ाया था, इसलिए हमें यकीन था कि ऊपर वाला हमारी मदद ज़रूर करेगा। ताऊ जी ने गांव के मास्टर के नाम एक लंबा खत सा लिख दिया जिसमें उन्होंने हर एक बात साफ साफ लिखी थी ताकि हमारे जाने के बाद कोई गांव वाला चौधरी साहब की बातों में ना आ सके। फिर कोई लड़की बाल कटवाकर या किसी और तरीके से चौधरी साहब तक ये खबर ना पहुंचाए कि वह अब जवान और बालिग हो चुकी है और उनकी हवस का निशाना बनने के लिए तैयार है। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है
कि जब भी कोई लड़की बालिग होने के बाद गंजी होती और फिर कुछ दिनों के बाद स्कूल आती तो वह किस कदर डरी सहमी और खामोश होती थी। मुझे हमेशा लगता था कि यह सब इसलिए है क्योंकि वह गंजी होकर आई है और अपने इसी गंजेपन की वजह से परेशान है। लेकिन ये राज तो अब खुला था कि वह चौधरी साहब की हवस का निशाना बनकर आई थी और मेरे ताऊजी जिन्हें मैं बहुत ही गलत समझती थी, दरअसल वो तो खुद भी एक तकलीफ़ का शिकार थे। और जब हम यह गांव छोड़कर जा रहे थे तो मेरे ताऊजी के चेहरे पर सुकून ही सुकून था। आज भी अक्सर गांव में ऐसे बहुत से चौधरी और गंदे लोग मौजूद हैं जो इस तरह की हरकतों में शामिल हैं और सीधे साधे गांव वाले उनकी घटिया काम और उनकी करतूत नहीं जानते। शहरी लोगों को चाहिए कि वह देहातों में पढ़ाई पर और जोर दें, सिलसिले को आगे बढ़ाएं, ताकि सीधे साधे और भोले भाले गांव वाले ऐसी घटिया सोच के लोगों से खुद को बचा सकें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।